हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्लेटो ही है। तो सबसे पहले हम प्लेटो के जीवन परिचय और उनकी जो भी रचनाएं हैं उसे पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेटो के जितने भी पहलू है, जितने भी प्रकार के उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उन सारे सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें जो है हम प्लेटो के बारे में, जो प्लेटो का जो शिक्षा का दर्शन है, पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो ने जो है शिक्षा के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। आइए हम सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में होता है। उनके पिता एरिस्टोन एथेंस के अंतिम राजा कोडर्स के वंशज थे। माता जो है पेरिकेटियोन यूनान के स्वर्ण घराने से थी, यानी ये बहुत जो है संपन्न परिवार से इनके माता और पिता दोनों थे। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। उसके अच्छे स्वास्थ्य के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसका नाम जो है प्लाटोन रख दिया था। प्लेटो 18 से 20 वर्ष की आयु में सुकरात की ओर आकर्षित होते हैं। यद्यपि प्लेटो तथा सुकरात में कुछ विभिन्नताएं थी, लेकिन सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को अधिक आकर्षित कर लिया। प्लेटो सुकरात का शिष्य बन जाता है और प्लेटो का जो गुरु सुकरात थे, वो सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि सद्गुण को ज्ञान माना, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। एक जगह इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी थी और विवेक पर ज़्यादा बल दिया था। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जो मृत्यु दंड दिया गया, तो प्लेटो की आयु उस समय 28 वर्ष की थी। इस घटना से परेशान होकर वह राजनीति से विरक्त होकर एक दार्शनिक बन जाता है। उसने अपनी रचना रिपब्लिक में सुकरात के सत्य तथा न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया। उसके जीवन का ध्येय ही यही रह गया था। प्लेटो 386 ईसा पूर्व में इदारन टापू से वापस आता है, क्योंकि वो जब प्लेटो की जब मृत्यु होती है, क्योंकि उन्हें जो है विष दे करके उन्हें प्राणदंड दिया जाता है, तो उनकी जो मृत्यु हो उसके बाद जो है प्लेटो राजनीतिक से संन्यास लेकर के दार्शनिक बन जाते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो है 386 ईसा पूर्व में वो वापस लौटते हैं। अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में एक एकेडमी खोलते हैं, यानी शिक्षण संस्थान खोलते हैं, जिसका कि नाम वो अकादमी रखते हैं, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का अभी जो है गौरव प्राप्त हो चुका है। उसे जीवन के शेष 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। प्लेटो की इस एकेडमिक के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया। उसकी एकेडमिक में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उसकी एकेडमिक के प्रवेश द्वार पर ही यह वाक्य में लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिज्ञ गुणवेत्ता और दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती है। अब आइए जानते हैं प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, यह जो है कितने प्रकार की रचनाएं किए थे। इनके जो है बहुत रचनाएं हैं, जिसमें पहला है अपोलोजी, क्रीटो, यूथ्रीफो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक और फेडरस। इसमें जो है रिपब्लिक जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे जो और इनका जो है कथोकथन और पार्मेनिडिस, थीटिटस, सोफिस्ट, स्टेटमेंट्स, फिलिबियस, टाइमियस, लॉज और रिपब्लिक,
रिपब्लिक पहले भी आ गया है इसीलिए। तो एक लॉज जो है ये भी महत्वपूर्ण है, और स्टेटमेंट जो है प्लेटो का, ये 3 बुक जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद के साथ साथ मानवतावाद के दर्शन पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद में समकालीन शिक्षा पद्धति की मानवतावादी दृष्टिकोण से आलोचना की। वह एक मानवतावादी थे तथा उन्होंने मनुष्य के लिए शिक्षा की वकालत की। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान ज्ञान को उजागर करना है, और इन्हीं का जो शैक्षणिक विचार था वो कई रूपों में जो है समझ सकते हैं, जिसमें कि पहला है समकालीन शिक्षा व्यवस्था के विपरीत। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास हेतु शिक्षा की वकालत की। उन्होंने विकास हेतु ब्रह्मचर्य का सुझाव दिया। स्वधर्म की पूर्ति शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके द्वारा स्वामी जी ने सुझाव भी दिए थे कि उन्होंने कठिन परिश्रम गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुकरण हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को उत्पन्न करने, अच्छी आदतों के निर्माण, अपनी भूल से सीखने इत्यादि चरित्र निर्माण के लिए जो है शिक्षा का सुझाव दिया था। जस्ट जो है ये प्लेटो के ये शिक्षा दर्शन का ही एक रूप है। आगे उन्होंने कहा था कि आत्मविश्वास, मानव सेवा, साहस, सत्य की अनुभूति, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी ये शिक्षा का दर्शन है। उसके बाद है प्लेटो के जो है इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य से जो है इन्होंने शिक्षा के बारे में बताए थे। इनका जो पहला उद्देश्य है कि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, मैंने जो रचनाएं जो पढ़ा रही थी प्लेटो का, तो उसमें मैंने रिपब्लिक के बारे में चर्चा किया था कि ये जो है महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि रिपब्लिक में प्लेटो स्पष्ट घोषणा किया था कि अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ है। सुकरात की ही तरह प्लेटो सद्गुणों के विकास के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। प्लेटो बुद्धिमत्ता को सद्गुण मानता है और हर शिशु में विवेक निष्क्रिय रूप में विद्यमान रहता है। शिक्षा का कार्य इस विवेक को सक्रिय बनाना है। विवेक से ही मानव अपने राष्ट्र के लिए जो है उपयोगी होते हैं। आगे है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन एवं पश्चात आदर्शवादी चिंतक यह मानते हैं कि जो सत्य है वह अच्छा है, यानी शिव है, और जो अच्छा है वही सुंदर है। सत्य, शिव एवं सुंदर ऐसे शाश्वत मूल्य है जिसे प्राप्त करने का प्रयास आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री लगातार करते रहते हैं। प्लेटो ने भी इसे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। तीसरा है कि सुकरात एवं प्लेटो के काल में ग्रीस में सोफिस्टों ने व्यक्तिवादी सोच पर जोर दिया था, लेकिन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्रियों की दृष्टि में राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य कोई पूर्ण इकाई है, राज्य पूर्ण इकाई है और व्यक्ति वस्तुतः राज्य के लिए है। अतः शिक्षा के द्वारा ही राज्य की एकता सुरक्षित जो है रह सकता है। आगे है न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण आवश्यक है, जो अपने कर्तव्यों को समझे, उसके अनुरूप आचरण करे। प्लेटो शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी में दायित्व बोध, संयम, साहस, युद्ध कौशल जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहते थे, जैसा कि स्वामी विवेकानंद का कहना था और सोचना था, ताकि वे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को शक्तिशाली बना सके, जैसा कि विवेकानंद ने राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र की शक्ति के लिए ऐसा ही बात किया करते थे। प्लेटो के अनुसार मानव जीवन में अनेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं, उनमें संतुलन स्थापित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है और शिक्षा के माध्यम से ही ये हो सकता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, प्लेटो ने व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों के आधार पर
समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है: संरक्षक, सैनिक और व्यवसायी या उत्पादक वर्ग। दासों की स्थिति के बारे में प्लेटो ने विचार करना भी उचित नहीं समझा, पर उपर्युक्त तीनों वर्णों को उनकी योग्यता एवं उत्तरदायित्व के अनुरूप ही अधिकतम विकास की जिम्मेदारी शिक्षा की ही मानी गई है। इस प्रकार प्लेटो शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति और राज्य दोनों के उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करना प्लेटो की शिक्षा का लक्ष्य है। वस्तुतः शिक्षा ही है जो जैविक शिशु में मानवीय गुणों का विकास करके उसे आत्मिक बनाती है। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य अत्यंत ही व्यापक है। अब जो प्लेटो ने शिक्षा के स्तर बताए हैं वो किस प्रकार से है। प्लेटो ने आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्था के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया, जिसमें पहला है शैशवा अवस्था। जन्म से लेकर 3 वर्ष शैशवा काल है। इस काल में शिशु को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उसका पालन पोषण उचित ढंग से होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य में बच्चे राज्य की संपत्ति हुआ करते थे, अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चे की देखभाल में कोई ढिलाई ना करे। दूसरा जो शिक्षा है नर्सरी शिक्षा, इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। इस काल में शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, कर देनी चाहिए। जैसा कि अभी जो है हमारे सरकार जो मोदी जी हैं और नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू किए हैं, जस्ट इस शिक्षा के बारे में प्लेटो ने प्राचीन युग में ही कह चुके हैं। इस कहानियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे खेल कूद और सामान्य मनोरंजन पर बल दिया जाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात प्लेटो ने कह गए हैं। जिस शिक्षा की बात आधुनिक काल में अभी कही जा रही है, इस शिक्षा के बारे में प्राचीन युग में प्लेटो ने स्थापित कर चुके थे। तीसरा जो है प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा, इसमें 6 से 13 वर्ष आयु के विद्यार्थी रहते हैं। वास्तविक विद्यालयी शिक्षा इसी स्तर पर प्रारंभ होता है और बच्चों को राज्य द्वारा संचालित शिविरों में रखा जाना चाहिए और इस काल में लड़के लड़कियों की अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित कर उनमें सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे जो है माध्यमिक शिक्षा है, यह काल 13 से 16 वर्ष की उम्र की है, जो कि मोदी जी 18 वर्ष तक की बताए हैं। अक्षर ज्ञान की शिक्षा पूरी कर काव्य पाठ, धार्मिक सामग्री का अध्ययन एवं गणित के सिद्धांतों की शिक्षा जो है इस स्तर पर दी जानी चाहिए। उसके आगे व्यायाम है, यह 16 से 20 वर्ष की आयु की अवधि है। 16 से 18 वर्ष की आयु में युवक युवती व्यायाम, जिम्नास्टिक, खेल कूद द्वारा शरीर को मजबूत बनाते हैं। स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर जो है भावी सैनिक शिक्षा का आधार है। 18 वर्ष जो है 18 से 20 वर्ष की अवस्था में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, घुड़सवारी करना, सैन्य का संचालन करना, व्यूह का रचना करना, इसके बारे में शिक्षण और प्रशिक्षण जो है दिया जाना चाहिए। आगे बताए हैं उच्च शिक्षा के बारे में। इस स्तर की शिक्षा 20 से 30 वर्ष की आयु के मध्य दी जानी चाहिए। इस शिक्षा को प्राप्त करने हेतु भावी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता की परीक्षा देनी चाहिए। केवल चुने हुए योग्य विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस काल में विद्यार्थियों को अंकगणित, रेखागणित, संगीत, नक्षत्र विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे है उच्चतम शिक्षा। 30 वर्ष की आयु तक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किए विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा हेतु पुनः परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें डायलेक्टिक या दर्शन का गहन अध्ययन करने की व्यवस्था है। इस शिक्षा को पूरी करने के बाद वे फिलोसफर या दार्शनिक घोषित हो जाते हैं। प्लेटो ने जो उच्च शिक्षा और जो उच्चतम शिक्षा की बात कही है, ये जो है इनका मुख्य रूप से जो दार्शनिक है या जो राजा जिसे बनना चाहिए उसके लिए इस शिक्षा की बात कही गई है। और उन्होंने इस पर जो है ज़्यादा जोर दे रहे थे कि दार्शनिक राजा होना चाहिए, उन्हें जो है सारे जो है बहुत प्रकार से जो है उन्हें शिक्षित होना चाहिए और ये 30 वर्ष तक जो है उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो एक दार्शनिक होते हैं या फिर एक राजा होते हैं। तो ये जो है प्लेटो के शिक्षा संबंधी जो विचार है
जो शिक्षा के बारे में जो दर्शन है उसी के बारे में जो है आज हमने बताया। अगले क्लास में हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।